अस्सलाम वालेकुम एसीसीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा एसीसीए F3। इसके हमने पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेक्चर नंबर 1 है इसका। इसमें हमारे पास सबसे पहला इसका पॉइंट है फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अकाउंटिंग का गोल क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग किस लिए होती है। इसकी डेफिनेशन है टू प्रेजेंट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन फेयरली एंड एक्यूरेटली विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, मतलब अगर सेल्स हो गई है, कोई भी परचेजेज हुई है, एक साल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिजनेस में, उनको अनबायस होकर और एरर फ्री होकर उन ट्रांजैक्शन को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी थी। हमारे पास 2 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, एक थी बैलेंस शीट और दूसरी थी प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। द फाइनेंशियल डेटा originates from daily business activities, travels systematically through the accounting system and culminates in the final financial statements। कि जो फाइनेंशियल डेटा है वो कहाँ से आता है। डेली बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, डेली की सेल परचेज जो भी होती है, उनसे ये फाइनेंशियल डेटा आता है और वो सिस्टमेटिकली ट्रेवल करता है अकाउंटिंग सिस्टम में, और वो इकट्ठा होकर कहाँ पर जाता है, उनको अकोमुलेट करके उसको कहाँ पर लेके जाते हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाते हैं। उससे हम 2 तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं, एक होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास दी 5 स्टेप अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग में 5 स्टेप होते हैं, अकाउंटिंग साइकिल में 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लाने के लिए डेटा को हमें 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो पहला हमारे पास स्टेप है बिजनेस ट्रांजैक्शन, एवरीडे ऑपरेशन दैट पोजेस अ मेजरेबल मॉनेटरी वैल्यू। यानी कि डेली के सेल परचेज जो होती है उसको बोलते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास आता है फाइनेंशियल या सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट टेंजिबल और डिजिटल प्रूफ जनरेटेड टू रिकॉर्ड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का कोई टेंजिबल प्रूफ होना चाहिए या फिर डिजिटल प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसका कोई पेपर होना चाहिए, ठीक हो गया। इनवॉइस वगैरह होनी चाहिए टेंजिबल, ठीक हो गया, पेपर की फॉर्म में, या फिर वो डिजिटल प्रूफ होना चाहिए जो जिससे ये साबित हो कि ये ट्रांजैक्शन वाकई में हुई है। नेक्स्ट फिर हम इस ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जर्नल लेजर में। द डेटाबेस वेयर ट्रांजैक्शंस डिटेल्स आर क्लासिफाइड इनटू रिस्पेक्टिव टी अकाउंट्स यूजिंग डबल एंट्री। यानी कि इस डेटा को हम टी अकाउंट में लिखते हैं। ये टी अकाउंट होता है इस तरह का, यहाँ पे एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है, ठीक हो गया। और इसमें हम जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है उसको हम इंडिविजुअली इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देन देयर इज अ ट्रायल बैलेंस। चौथा स्टेप है हमारे पास ट्रायल बैलेंस, अ पीरियोडिक लिस्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग लेजर balances compiled to verify that total debits equal to total credits। अब जितने भी हमने जर्नल लेजर्स बनाए हैं ना, ठीक हो गया, इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाए हैं, उनमें जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन सबको अकोमोडेट करके हम लेके आते हैं ट्रायल बैलेंस में। और फिर ट्रायल बैलेंस में देखा जाता है अगर तो सही तरह हमने उनको अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, उनकी सही तरह ट्रांजेक्शन को हमने डबल एंट्री में उसमें जर्नल लेजर में हमने उसको सही तरह लिखा है, तो फिर तो ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अगर तो टोटल डेबिट का बैलेंस टोटल क्रेडिट के इक्वल आ गया तो क्या होगा कि तमाम ट्रांजैक्शन अनबायस होकर और एक्यूरेटली इसमें हमने लिखी हुई हैं। फिर अब अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस क्या नाम है बैलेंस हो जाता है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स हो जाते हैं, तो उसको हम लेके आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उस इंफॉर्मेशन को हम लेके आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनल समरी रिपोर्ट डिटेलिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कब बताती है, प्रॉफिटेबिलिटी के बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में इस साल, और फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या बताती है कि बिजनेस अपनी किस स्टेज पर खड़ा है, ठीक हो गया, क्या ये बिजनेस आगे आने वाले सालों में ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग बताती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटराइज्ड वर्सेस मैनुअल एंट्री। 2 तरह की एंट्रीज होती हैं, एक कंप्यूटराइज और दूसरी होती है मैनुअल। कंप्यूटराइज कौन सी होती है और मैनुअल कौन सी कहते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हमारे पास है ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में हमारे पास पहले आता है सेल मॉड्यूल और परचेज मॉड्यूल, ठीक हो गया। अब सेल मॉड्यूल क्या है, क्रिएटिंग अ सेल इनवॉइस इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली अपडेट बोथ द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एंड द मेन लेजर अकाउंट सेल एंड ट्रेड रिसीवेबल।
सेल इनवॉइस हुई, हमारे पास कोई सेल हुई है, ठीक हो गया, हमने उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज में ऐसा हमने डाटा पुट किया हुआ कि वो ऑटोमेटिकली कोई भी सेल हुई है, हमने उसको बार कोड से स्कैन करके तो वो ऑटोमेटिकली सेल रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है हो गया, जिसमें जर्नल लेजर और जो इंडिविजुअल का कस्टमर अकाउंट होता है ना रिसीवेबल लेजर, वो दोनों अपडेट हो जाते हैं, ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। और परचेज मॉड्यूल में भी यही होता है, रिकॉर्डिंग का सप्लायर इनवॉइस ऑटोमेटिकली पोस्ट द एंट्रीज टू द इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट, यानी कि पेबल लेजर भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या नाम है अपडेट हो जाता है। एंड द मेन लेजर अकाउंट्स परचेजेस एंड ट्रेड पेबल्स, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर। अब मैनुअल जर्नल एंट्रीज किसके लिए चाहिए होती हैं, ठीक है क्या, दो तरह की थी, एक थी कंप्यूटराइज्ड और दूसरी थी मैनुअल। अब सेल और परचेज के लिए तो हमारे पास ऑटोमेटिक चल जाती है, लेकिन मैनुअल एंट्रीज जरूरी होती है किसके लिए, नॉन करंट एसेट। अब अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, बाइंग किया है या बाय किया है ये सब, या फिर सेल किया है कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक हो गया, अगर उसको हमने खरीदा है या फिर बेचा है तो उसके लिए हमें मैनुअल जर्नल एंट्रीज उसकी चाहिए होगी, हमें उसको खुद एंट्री करनी होगी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी। देन देयर इज अ बैंक या कैश ट्रांजैक्शन, कैश बेस्ड सेल, कैश बेस्ड परचेजेस, पेमेंट टू सप्लायर एंड रिसीट फ्रॉम कस्टमर। तो ये भी क्या होती हैं, ये मैनुअल एंट्रीज में आ जाती हैं, ठीक हो गया, जिसमें हम कैश सेल करते हैं, जिसमें हमें कैश मिलती है बाय हैंड ट्रांजैक्शंस करते हैं हम। सो देन पेरोल, वेजेस एंड सैलरीज कैन नॉट बी ऑटोमेटेड फुली, अ मैनुअल जर्नल एंट्री मस्ट बी प्रोसीड वीकली और मंथली। सो पेरोल, वेजेस और सैलरीज जो भी होती हैं, ठीक हो गया, चाहे वेजेस होते हैं पर डे के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से, और सैलरीज होती हैं पर मंथली के हिसाब से। सो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होती, इनको हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं और ये सैलरीज वगैरह बनाते हैं और देते हैं, इनको पे करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये इन्वेंट्री के लिए है। अब इन्वेंट्री चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड लेवल चेक इन इंटीग्रेटेड सेटअप्स द सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक स्टॉक लेवल बिफोर अलाउइंग सेल्स और परचेजेस ऑर्डर, अपडेटिंग जर्नल लेजर अकाउंट डायनामिकली। कि अगर ये यानी कि हम अगर ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, ठीक हो गया, बारकोड के जरिए हमने सेल की, जिससे सेल और परचेजेस खुद ब खुद अपडेट हो गए, ठीक हो गया, सेल और परचेज का अकाउंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो इससे इन्वेंट्री का लेवल भी चेक हो जाता है, ठीक होगा, कि कितना स्टॉक रह गया है, हम अगले नेक्स्ट परचेज ऑर्डर के लिए अप्लाई करें। बट वेदर अ कंपनी यूज अ मैनुअल और इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री सिस्टम, चाहे कंपनी मैनुअल यूज करे या फिर इंटीग्रेटेड यूज करे, ऑटोमेटेड यूज करे, बट मैनुअल जर्नल एंट्रीज आर स्ट्रिक्टली मैंडेटरी to transfer purchases to cost to of sales and to record opening and closing inventory value at period end। मतलब हमारे पास साल के एंड पर कुछ इन्वेंट्री बच जाती है, कुछ इन्वेंट्री को हम खरीदते हैं, और जो हमने साल के शुरू में इन्वेंट्री को खरीदा होता है अगर वो बच जाती है तो उसकी परचेज कॉस्ट को हमने कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक हो गया। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास मैनुअली हमने इसको लाजमी करना है, मैनुअली जाकर, ठीक हो गया, खुद एक इंसान ने खुद करना है इसको, ये ऑटोमेटेड नहीं होगा। Archiving all the business filing and historical records are assumed to be stored electronically। के पहले होता था कि हम इनको रजिस्टर्स वगैरह में, जितने भी रिकॉर्ड्स थे हम इनको रजिस्टर्स वगैरह में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया कि कंप्यूटर आ गए जब से, तो हमने इनको कंप्यूटराइज कर दिया। तो हम ये मानते हैं कि जितने भी बिजनेस में फाइलिंग्स हुई हैं, ठीक है, क्या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है। Then there is a source document and ledger classification। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड लेजर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स, बिफोर एनी ट्रांजैक्शन इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड इट्स सोर्स डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्रिएटेड, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉर्मली ऑथोराइज्ड। कि कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले, ठीक हो गया, ऑफिशियली उसको रजिस्टर करने से पहले हमें उसका देखना पड़ता है सोर्स डॉक्यूमेंट, कि ये इसका यानी कि अगर हमने सेल किया तो सेल इनवॉइस, अगर परचेज किया तो परचेज इनवॉइस उसकी लाजमी चाहिए होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स आगे पढ़ते हैं, सेल इनवॉइस। अब सेल इनवॉइस क्या होती है, इश्यू टू कस्टमर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हमने गुड्स सोल्ड की हैं क्रेडिट पर, ठीक है, उधार पर चीजें बेची हैं, तो उसके लिए हम एक इनवॉइस बेचते हैं, किसको, कस्टमर को बेचते हैं, उसका सारा डाटा होता है कि कितनी उसने चीजें खरीदी हैं और कितना उसका उधार है, ठीक हो गया।
देन देयर इज अ परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस क्या है, ये कौन करता है, रिसीव, कस्टमर रिसीव करता है व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। ये कस्टमर को जब भेजी जाती है तो ये कस्टमर परचेज इनवॉइस रिसीव करता है, ठीक हो गया, सप्लायर से, रिसीव फ्रॉम सप्लायर व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट। फिर आता है जर्नल लेजर का स्ट्रक्चर, कंटेन 5 डिस्टिंक्ट अकाउंट क्लासिफिकेशन। जर्नल लेजर में 5 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है एसेट का अकाउंट, एक होता है लायबिलिटी का, तीसरा होता है कैपिटल, फिर होता है इनकम का, और फिर होता है एक्सपेंस का। 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। मतलब कैसा होता है जर्नल लेजर का अकाउंट, ये आप देखिए कि इफ अ बिजनेस सेल गुड्स वर्थ 1000 ऑन क्रेडिट, अगर एक बिजनेस ने 5000 की चीजें उधार पर बेची तो अब इसका क्या होगा, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट और क्रेडिट। दो तरह की एंट्रीज होती हैं, डेबिट हो जाएगा रिसीवेबल, ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये एसेट लेना है, अभी कैश लेना है, तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट रिसीवेबल 1000 से, और क्रेडिट आ जाएगा हमारे पास सेल्स 1000 से। ये इसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक हो गया, डबल एंट्री, जर्नल एंट्री जिसको बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस extraction compiled at the end of an accounting period, usually at year end, by listing all open ledger balances। ओपनिंग बैलेंसेस जो भी हैं, जितने भी लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ओपन लेजर्स के बैलेंसेस हैं, ठीक हो गया, उनके क्लोजिंग बैलेंस, उनके क्लोजिंग बैलेंस को हम लेकर आते हैं इसमें ट्रायल बैलेंस के में, और उनको अकोमोडेट करते हैं उन पर, ये साल के एंड पर ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। सो इफ डबल एंट्री principles was strictly followed, then the total debit must be equal to total credit। तो अगर आपने देखना है कि डबल एंट्री सही तरह हुई है या नहीं हुई ट्रांजैक्शन की, तो अगर तो सही हुई है तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ जाएगा, जितना भी डेबिट का बैलेंस होगा वो इक्वल होगा क्रेडिट के बैलेंस के। एनी इम्बैलेंस इंडिकेट्स अ रिकॉर्डिंग एरर दैट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर कोई इम्बैलेंस आ गया, ठीक हो गया, ट्रायल बैलेंस में, तो हमने फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये इम्बैलेंस क्यों है, कहाँ पर गलती हुई है हमारे पास, ठीक हो गया। और फिर ट्रायल बैलेंस से कौन कौन सी स्टेटमेंट बनती हैं, दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक हो गया। अब ये समराइज इनकम एंड एक्सपेंस ओवर द फाइनेंशियल ईयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, ये तमाम का तमाम इनकम लेके आते हैं, इसमें हम जितने भी सेल्स होती हैं, ठीक हो गया, दूसरे एक्सपेंसेस जितने भी हो गए एक साल के अंदर। सो इनकम में से एक्सपेंस को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है तो हमारे पास लॉस आएगा, और अगर एक्सपेंस कम है इनकम ज़्यादा तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। देन हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर, वेल्थ, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल एग्जैक्टली एट द फाइनेंशियल ईयर एंड। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताया जाता है कि हमारे साल के एंड में हमारे पास एसेट कितने रह गए हैं, हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है, और हमारे पास कैपिटल कितना है, ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास पैसा कितना है हमारे पास अभी, ठीक हो गया, नॉन करंट करंट हमारे पास कितना पैसा है टोटल, ये बताया जाता है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास ऊपर कर्जा कितना है, ये बताया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब आगे है हमारे पास डिफाइनिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या होती है, डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस दैट पोजेस मेजरेबल मॉनेटरी वैल्यू। सो जो भी हम डे टू डे सेल या परचेज करते हैं, ठीक हो गया, सेल की हमारे पास पैसा आया, ठीक हो गया, मनी आई, तो उसको बोलेंगे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो गया। अकाउंटिंग रूल क्या कहते हैं, ओनली इवेंट्स दैट कैन बी measured in term of money are recorded within ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग रूल्स के ये कहते हैं कि जो भी ऐसे कोई भी सेल हुई है, कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई है, अगर वो उसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया, तो उसको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसको ऑफिशियली रिकॉर्ड करेंगे। अब एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ वैलिड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट, बिफोर इट इज रिकॉर्डेड। सो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सोर्स ट्रांजैक्शन होना डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो सेल एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या है, सेल्स की क्या डेफिनेशन, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी, गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होना मनी के लिए, ठीक हो गया। कैश सेल होती है और क्रेडिट सेल होती है, दो तरह की सेल्स होती हैं, एक कैश होती है और दूसरी होती है क्रेडिट। द कस्टमर मेक्स एन इमीडिएट कैश और बैंक पेमेंट एट द सेम
टाइम ऑफ परचेज। एंड क्रेडिट सेल क्या होती है, कस्टमर टेक द गुड्स टुडे विद a legal promise to pay the business at a specific future date। सो कैश सेल में कस्टमर उसी टाइम पैसा दे देता है, जबकि क्रेडिट सेल में वो वादा करता है कि आज वो चीज ले जाएगा और 10 या 20 या 30 दिन के बाद वो पैसा दे देगा। ठीक हो गया, उसको बोलेंगे क्रेडिट सेल। अब सेल्स रिटर्न क्या होती हैं, जब सेल्स हमने की तो उनमें से कुछ सेल्स वापस रिटर्न हो जाती हैं। ठीक हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो चीज वापस कर देता है। फॉल्टी हो जाती, फॉल्टी हो या डैमेज हो या इनकरेक्ट गुड्स सेंड बैक टू द बिजनेस बाय कस्टमर। अब फाइनेंशियल ट्रीटमेंट इसकी है कि द टोटल वैल्यू ऑफ द सेल रिटर्न इज नेटेड ऑफ अगेंस्ट टोटल सेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जितनी भी सेल्स हुई हैं उनमें से ये जो सेल्स रिटर्न है उनमें से ये माइनस कर दी जाए, टोटल सेल्स में से सेल रिटर्न को माइनस कर देना। तो ये इसकी फाइनेंशियल ट्रीटमेंट है। अब है हमारे पास परचेजेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज बोलते हैं एक्विजिशन, गुड्स का एक्वायर करना, लेना, खरीदना। ठीक हो गया, एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसा दिया और चीज ले ली। दो तरह की परचेजेस भी होती हैं, कुछ ये कैश परचेज और दूसरी होती है क्रेडिट परचेज। द बिजनेस मेक्स एन इमीडिएट कैश और बैंक पेमेंट टू द सप्लायर। तो बिजनेस ने उसी टाइम पैसा दे दिया सप्लायर को। और क्रेडिट परचेज में क्या होता है, बिजनेस रिसीव गुड्स टुडे विद एन प्रॉमिस टू पे सप्लायर एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। तो वही के वो सप्लायर को प्रॉमिस करता है कि मैं इस डेट को पैसे दे दूंगा। परचेज रिटर्न क्या होता है, फॉल्टी या इनकरेक्ट गुड्स सेंट बाय द बिजनेस टू द ओरिजिनल सप्लायर और द वैल्यू ऑफ द इज नेटेड ऑफ अगेंस्ट ग्रॉस परचेजेस आर एडजस्टेड against the exact expense or asset account that was originally debited। ठीक हो गया, मतलब परचेज रिटर्न में क्या होगा, हमने क्या किया था, एंट्री क्या की थी, डेबिट। पहले हमने परचेजेस जब की, क्या फर्ज कीजिए कैश परचेज की, तो हमने एंट्री की डेबिट परचेजेस और क्रेडिट हमने कर दी थी कैश। ठीक हो गया, हमारे पास कैश क्रेडिट हो गया था। अब जब हमने परचेज वापस कर दिए हैं तो हमारे पास हमने इस क्रेडिट कर देंगे परचेज को, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे परचेज रिटर्न को। ओके, परचेज रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे हमारे पास है पेमेंट्स एंड रिसीट्स। अब पेमेंट्स क्या है, the outright settlement or outward transfer of money from the business to a third party, for example paying supplier rent or utilities। ठीक हो गया, रेंट के बिल्स या यूटिलिटी के बिल्स या सप्लायर की पेमेंट करना, ये सब क्या है, पेमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और रिसीट्स क्या होते हैं, एनी इनवर्ड फ्लो ऑफ कैश और बैंक फंड्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स और बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट का लेना, कस्टमर से अपना कैश वापस लेना। तो ये सब किस में आ जाते हैं, रिसीट्स में आ जाते हैं। देन हमारे पास है कनेक्शन टू सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी अपडेटेड बेस्ड ऑन अ वर्बल एग्रीमेंट। कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हम अपडेट नहीं कर सकते वर्बल एग्रीमेंट, मतलब बातचीत से ही सिर्फ उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हमने। उसके लिए हमें टोटल एक पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए जिस पर एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन कैटेगरी रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक वेरीफाइड पेपर डिजिटल ट्रायल टू प्रूव इट्स वैलिडिटी। एक वैलिड वेरीफाइड पेपर होना चाहिए। ठीक हो गया, और या फिर डिजिटल ट्रायल, डिजिटल प्रूफ होना चाहिए इसके लिए। ठीक हो गया, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। अब आगे है इंट्रोडक्शन टू सोर्स डॉक्यूमेंट के सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। The baseline क्या है इसकी, बुक कीपर्स कैन नॉट रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन विदाउट स्पॉटिंग द पेपरवर्क। Financial documents provide the legally required proof and evidence that a transaction actually occurred. Document follow a strict workflow from the initial inquiry down to the final cash settlement. अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले हमारा हम पढ़ते हैं प्री सेल ऑर्डरिंग डॉक्यूमेंट। अब सेल होने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, सेल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। पहले हमारे पास होता है कोटेशन, ये सेंट बाय द सेलर टू द बायर, सेंड करता है सेलर बायर को। ठीक हो गया, पर्पस क्या होता है इसका, प्रोवाइड अ प्राइस ब्रेकडाउन फॉर स्पेसिफिक आइटम बिफोर एनी कमिटमेंट इज मेड। तो सेलर यानी कि सप्लायर बताता है अपने बायर को
कि ये मेरा प्रोडक्ट है, उसकी ये प्राइस है, तो अगर आप राजी हैं तो आपने ये खरीदना है तो प्लीज बताइए कि आपने कितने ये आइटम्स खरीदेंगे। तो कंटेंट, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या होता है इस कोटेशन में, इसमें होती है क्वांटिटी होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ये आइटम कैसे मिलकर कैसे बना हुआ है, ठीक हो गया, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी होती है, और प्राइसिंग होती है कि ये कितने का है आइटम। नेक्स्ट हमारे पास परचेज ऑर्डर सेंट बाय द बायर टू द सेलर। अब ये परचेज ऑर्डर भेजेगा, कोटेशन देखकर परचेज ऑर्डर भेजेगा बायर सेलर को, ठीक हो गया। फॉर्मली रिक्वेस्टेड द आइटम दे विश टू बाय, और वो बताएगा कि वो आइटम खरीदना चाहता है। तो कंटेंट इस परचेज ऑर्डर में क्या होगा, डिटेल होगी, उसका परचेज ऑर्डर रेफरेंस नंबर होगा, आइटम की डिस्क्रिप्शन होगी, एंड बायर पेमेंट है टर्म। बायर बताएगा कि उसकी पेमेंट की टर्म क्या है, यानी कि वो कैश पर करना चाहता है या क्रेडिट पर करना चाहता है, वो सब कुछ इसमें लिखा होगा परचेज ऑर्डर में। देन फिर आता है हमारे पास सेल ऑर्डर, ये सेलर बनाता है, ठीक हो गया, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। पर्पस क्रिएटेड अपॉन रिसीविंग परचेज ऑर्डर टू ट्रांसलेट द बायर्स रिक्वेस्ट इनटू द सेलर्स इंटरनल सिस्टम फॉर्मेट टू फॉर प्रोसेसिंग। सो जब परचेज ऑर्डर आया तो हमने बिजनेस से खुद एक सेल ऑर्डर बनाया, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये कहीं पर पब्लिश नहीं होता, ठीक हो गया। ये सेल ऑर्डर सिर्फ है बिजनेस के लिए होता है, अपने लिए, ठीक हो गया, ताकि वो उसको रिकॉर्ड रख सके कि हमने इतनी सेल्स बनानी है आगे परचेज ऑर्डर को देने के लिए, बायर को देने के लिए। शिपिंग एंड रिसीट डॉक्यूमेंटेशन, पहले होता है डिलीवरी नोट या गुड डिस्पैच नोट। द फिजिकल गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट साइन बाय द कस्टमर अपॉन डिलीवरी, जब ये कस्टमर को डिलीवर हो जाता है तो कस्टमर साइन करता है, टू सर्व एज ऑफिशियल प्रूफ ऑफ डिलीवरी। सेलर डिटेल होती है इसमें, आइटम डिस्क्रिप्शन होती है, शिफ्ट क्वांटिटी होती है। फिर हमारे पास है गुड रिसीव नोट, ये कौन जनरेट करता है, बायर जनरेट करता है, ठीक है, ये भी इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। जैसा कि सेल ऑर्डर क्या होता है, वो बिजनेस का होता है, सेलर का होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट, और इसी तरह ये गुड रिसीव नोट जो होता है ये बायर का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। इसका पर्पस क्या है, कंप्लीटेड बाय द बायर वेयर हाउस टीम टू कंफर्म दैट एवरीथिंग डिलीवर्ड मैचेस व्हाट वाज ओरिजिनली ऑर्डर्ड। तो ये इसलिए होता है कि जो हमने ऑर्डर किया था हमें वही रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक हो गया, उसको बोलते हैं गुड रिसीव नोट। देन हमारे पास आती है इनवॉइसेस एंड एडजस्टमेंट, द कोर ऑडिट ट्रायल, ठीक हो गया। ऑडिटर जो होता है ना, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी कि जो क्या नाम है वो शेयर होल्डर्स हैं, वो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं, तो ऑडिटर जो होते हैं वो ये इनवॉइसेस वगैरह को ही देखते हैं, ठीक हो गया। सो पहला होता है कस्टमर इनवॉइस, यानी कि सेल इनवॉइस, ये द सेलर टू क्रेडिट बायर, ठीक हो गया, सेलर भेजता है क्रेडिट बायर को, जो उसने उसका कस्टमर है उसको भेजा उसने, ठीक हो गया, सेल इनवॉइस, जब उसने ये क्रेडिट बायर उधार पे चीजें ली, ठीक हो गया। फॉर्मली डिमांड पेमेंट फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कंटेंट इसमें नेम होता है, एड्रेस होता है, क्वांटिटी होती है, प्राइस होती है, टोटल वैल्यू, क्रेडिट टर्म्स, सेल टैक्स कैलकुलेशन, सब कुछ इसमें इनवॉइस में होता है। फिर आता है परचेज इनवॉइस, इसमें ये बायर भेजता है क्रेडिट सेलर को, अपने सेलर को सप्लायर इनवॉइस या परचेज इनवॉइस, इसमें एग्जैक्ट सेम डॉक्यूमेंट एज अबव बट ट्रीटेड एज लायबिलिटी रिकॉर्ड फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। बट ये बायर के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और ये भेजा जाता है बायर भेजता है क्रेडिट सेलर को। देन हमारे पास है डेबिट नोट। अब डेबिट नोट क्या होता है, ये बायर भेजता है सेलर को अब फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम द बायर आस्किंग द सेलर टू रिड्यूस देयर इनवॉइस वैल्यू ड्यू टू डैमेज और फॉल्टी गुड्स। अब सेलर ने, सप्लायर ने अपने बायर को, कस्टमर को चीजें कुछ भेजी, अब उसमें से कुछ चीजें खराब हो गई या डैमेज हो गई, तो अब वो कस्टमर बताएगा ना, अपने सेलर को बताएगा, सप्लायर को, कि ये इतनी चीजें खराब हुई हैं तो प्लीज अपनी इनवॉइस की वैल्यू थोड़ी कम कीजिए, ठीक हो गया, क्योंकि ये चीजें खराब हो गई हैं, तो उसके लिए वो भेजेगा डेबिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या है, सेलर बायर को भेजेगा, इश्यूड बाय द सेलर टू द ऑफिशियल कैंसल आउट ऑफ रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्रीवियसली सेंट इनवॉइस ड्यू टू एक्सेप्टेड रिटर्न। अब ये क्रेडिट नोट सेलर बायर को भेज देगा कि आपने जो डेबिट नोट भेजा था उसको हमने देखकर आपका इनवॉइस की वैल्यू कम कर दी है। अब आगे हमारे पास आते हैं सेटलमेंट एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या है, सेंट बाय द सेलर टू द बायर, मंथली भेजा जाता है, ठीक हो गया। अ समरी शीट शोइंग ऑल ट्रांजैक्शन, इनवॉइसेस, पेमेंट, क्रेडिट नोट्स एंड टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑइड।
अब रेमिटेंस एडवाइस क्या है? द बायर भेजता है सेलर को कंपनी द पेमेंट और इन्फॉर्म द सेलर एग्जैक्टली विच आउटस्टैंडिंग इनवॉइस नंबर्स आर बीइंग सेटल्ड। ठीक हो गया। सो ये बायर भेजेगा सेलर को कि आपने रेमिटेंस एडवाइस, ठीक हो गया, कि आपने कौन सी पेमेंट मेरी क्या नाम है कर दी है कैंसिल, ठीक हो गया, सेटल कर दी है। देन हमारे पास है रिसीट सेंड बाय द सेलर टू द बायर acknowledge and proves that clear liquid funds have been successfully received against outstanding invoice। ये था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 1, ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 4 का। आगे हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।